हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BEV 81 इन्वायरमेंटल स्टडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कम से कम पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस करके प्रोवाइड किया है। मीन्स ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पिछले 10 साल के पेपर में पूछे गए हैं। ऐसे कॉमन टॉपिक है जो आपके पिछले पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। मीन्स 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें दिए गए हैं वो आप अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। और जो मैं वर्ड्स आपको बताती जाऊंगी वो सब वर्ड्स को आपको ध्यान से देखना और अच्छे से प्रिपेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन फॉर सपोर्टिंग लाइफ। इसमें फर्स्ट कहा गया है कि जहाँ जीवन पाया जाता है वो कौन सा है? अर्थ है। मीन्स अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ जीवन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट द वास्टनेस ऑफ अर्थ लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन ए वेरी नैरो जोन ऑफ द अर्थ कॉल्ड बायोस्फीयर। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है लेकिन जीवन सिर्फ एक ही हिस्से में पाया जाता है। वो कौन सा है? बायोस्फीयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी विच एनेबल कंटिन्यूस इंटरेक्शन अमॉन्ग वेरियस लाइफ फॉर्म। तो इसमें क्या कहा गया है कि सन बस एक ऐसा एनर्जी है जिससे धरती पर जितने भी सभी जीव जंतु जीवित रहते हैं, साथ साथ में एक दूसरे से क्या है वो जुड़े रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द टोटल ऑफ लिविंग कंपोनेंट इन्फ्लुएंस एंड इवेंट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें इन्वायरमेंट का डेफिनेशन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि इन्वायरमेंट क्या है? सम ऑफ टोटल ऑफ लिविंग कंपोनेंट है, साथ साथ में नॉन लिविंग कंपोनेंट भी इसके अंदर इंक्लूड, जैसे वो प्रभाव होते हैं, साथ साथ में घटनाएं भी शामिल होती है जो किसी भी जीवन के चारों ओर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट चेंजेस इन इन्वायरमेंट विद इन सर्टेन रेंज कॉल्ड रेंज ऑफ टॉलरेंस। इसमें आपको पूछा गया, आपका बताया गया है जो एक ऑर्गेनिज्म जितने भी चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, वो उनको सहन कर लेता है कोई एक सर्टेन एज के रेंज के अंदर। तो उसको क्या कहा जाता है? रेंज ऑफ टॉलरेंस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन से है? अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स का मीन्स क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग। और बायोटिक कंपोनेंट्स का मीन्स क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से और बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो अबायोटिक कंपोनेंट का मीन्स सिंपल सा मीन्स क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट का मीन्स क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट। तो इसमें जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं नीचे अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि नेचर इन्वायरमेंट कौन कौन सा है, ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट कौन सा है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन कौन से। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन सा है जो नेचुरली हमें मिला हुआ है, जैसे कि ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एक्सेट्रा। फिर उसके बाद में ह्यूमन मॉडिफाइड, जो ह्यूमन ने मॉडिफाइड किया इन्वायरमेंट को, कौन कौन से हो गए? पार्क्स, ठीक है, प्लांटेशंस, ऑर्चर्ड। तो ये क्या हो गए? ह्यूमन मॉडिफाई हो गया। अभी ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हुए कौन कौन से इन्वायरमेंट है? इंडस्ट्रीज, लोगों के थ्रू बनाए गए ये सिटीज़, साथ साथ आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है डिटरमिनिज्म। तो इसमें आपको डिटरमिनिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि बताना आपको डिटरमिनिज्म से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, डिटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था, इसका नाम क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका नाम है जो एक जर्मन जियोग्राफर है जिसका नाम है फ्रेडरिक रेडजल्स करके नाम है। बाद में उसको और एक्सपांड किया था, डिटरमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को किसने एक्सपांड किया था? एल्वस हंगिंगटन ने इसको एक्सपांड किया था।
फिर उसके बाद में ये अप्रोच किसके ऊपर बेस्ड है, कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, नेचर्स कंट्रोल ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमन, इसके ऊपर ये अप्रोच बेस्ट है। साथ साथ में डिटर्मिनिज्म्स को इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म्स भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डिटर्मिनिज्म्स इज ऑल्सो कॉल्ड या इज ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म्स, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसके हिसाब से ये अप्रोच किससे, जो ह्यूमन बींग है किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, बाय नेचर से। फिर उसके बाद में पॉसिबिलिज्म, सेम ये किसने स्टार्ट किया था, नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच हिस्टोरियन है जिसका नाम है लुशियन फेब्रियो करके नाम है। और ये अप्रोच किससे रिलेटेड स्टडी है, ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन और इन्वायरमेंटल रिलेशंस के बीच में है। और ये पॉसिबिलिज्म क्या इंडिकेट करता है, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, पैसिव है, और ह्यूमन बीइंग क्या है, एक्टिव एजेंट है। मीन्स सभी को आज़ादी है कि वो चूज कर सकते हैं इन्वायरमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इन्वायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच। अब इसमें आपका इन्वायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच पूछा गया है। तो दिस अप्रोच किसके ऊपर बेस्ड है, अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, साथ साथ में विच स्टडी करता है कि म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। और ये अप्रोच किसको एम्फेसाइज करता है, ऑन वाइज रिस्ट्रेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ को बता रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। तो इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच से, इसे पूछा जाता है कि दिस अप्रोच एम्फसाइजेज ऑन वाइज रिस्ट्रेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप रीड कर लेना, बहुत सिंपल सा है, एक बार आप याद कर लोगे, एक बार रीड आउट कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें आपको बताना है, कॉन्सेप्ट बताना है, साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछे जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है। तो इसमें कि फर्स्ट आपको जो डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो कौन सी रिपोर्ट में डिफाइन की गई, जिसका नाम है ओवर कॉमन फ्यूचर। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है एज इट इज़। उसके बाद में आता है इसका डेफिनेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछे जाता है, जिसमें कि क्या है, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड। इसका मतलब क्या होता है, आज की ज़रूरत हमारी पूरी हो रही लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत भी सुरक्षित है। मीन्स आज के टाइम पे जो भी ज़रूरत है वो सब कुछ हमारी फुलफ़िल हो रही है लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। मतलब जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है फ्यूचर, तो वो भी क्या है, सुरक्षित है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको ये बता दिया है। तो एक बार आप डेफिनेशन को याद कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसी के अंदर एक आपका और MCQ पूछा जाता है जिसमें कि बताया गया है हरमन डेली क्या है, एक इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कहा था, एज एन ऑक्सीमोरन उन्होंने कहा था। ये भी आपके एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जाता है। फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, जो ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी इसमें डेवलपमेंट का क्या मीनिंग बताया है, स्टेज और एडवांसमेंट बताया है। और 3 पिलर्स कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल। ये क्या है, 3 पिलर्स है किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फिर उसके बाद में यूनाइटेड नेशन ऑन कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि कहाँ पर हेल्ड किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कहाँ पर हेल्ड मतलब किया गया था, रियो डी जेनेरियो में किया गया था, इन 1992 में किया गया था। फिर उसके बाद में यूनाइटेड नेशन ने एडॉप्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सी ईयर में, 2015 में एडॉप्ट किया था। अब इसके बाद में आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल कौन कौन से हैं। तो जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है ना, आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि आपके एग्जाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने आपको नीचे दिए गए हैं इन सभी को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है इकोसिस्टम। तो
अभी आपको इकोसिस्टम के बारे में बताना है। अब मैं आपको एकदम शॉर्ट डेफिनेशन बताती हूँ इकोसिस्टम में क्या होता है। इकोसिस्टम क्या एक नेचुरल सिस्टम है जहाँ लिविंग थिंग भी है और नॉन लिविंग थिंग दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ में क्या है, इंटरेक्ट होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। और सबसे लार्जेस्ट जो इकोसिस्टम है वो कौन सा है, बायोस्फीयर है। कौन सा है वो, बायोस्फीयर है। फिर उसके बाद में 3 मेन डिवीजन, सब डिवीजन से बायोस्फीयर के कौन कौन से, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में बायोस्फीयर का एक्सटेंड बताया गया है, कहाँ से, फ्लोर ऑफ द ओशन से लेके 11,000 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जितने भी ये जो मीटर्स है ना, ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ना ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको एक बार अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में जो लाइफ है इन द बायोस्फीयर इज एमिडेंट कितने के बीच में, 200 मीटर से लेकर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशंस अबाउट 6,000 मीटर अबाउट द सी लेवल। तो ये आपको याद कर लेना है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जो अभी अभी हमने डिस्कशन किए थे स्टार्टिंग में, अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। तो इसमें से जितने भी ईच बायोमीन और एक्वाटिक जोन जो सब डिवाइडेड किए जाते हैं स्मॉलर यूनिट को, उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम को सब डिवीजन किया जाता है बायोमी में, उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो अबायोटिक का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग, और बायोटिक कंपोनेंट्स का मीन्स क्या होता है, लिविंग थिंग होता है। अब इसी के अंदर ना एक प्रोसेस दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाता है किसका, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तो फोटोसिंथेसिस है क्या, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ ग्रीन प्लांट क्या है, खुद का फूड खुद बनाता है, मीन्स खुद का खाना वो खुद बनाता है। किसको यूज़ करके, सनलाइट को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके और वाटर्स को यूज़ करके, साथ साथ में वो ऑक्सीजन देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जहाँ ऑर्गेनिज्म खुद के फूड को जो मैन्युफैक्चर करते हैं खुद, उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फिर उसके बाद में जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं और डेट आर अनएबल टू मेक देयर ओन फूड, जो खुद के फूड नहीं बना सकते लेकिन जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए सर्वाइव करने के, सो क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं और कंज्यूमर्स कहते हैं। फिर जितने भी कंज्यूमर्स हैं जैसे कि सच एज एनिमल्स, गोट, काउ, डियर, रैबिट, इंसेक्ट लाइक ग्रास ओपर, जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं, तो क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर किसको कहते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाता है, जैसे कि लाइक बर्ड्स, जैसे कि ईट करता है ग्रास ऑफर्स को, जो कि कार्निवोरस है, तो उसको क्या कहते हैं, हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। अभी कार्निवोरस, अभी टेरिशियल कंज्यूमर किसको कहते हैं, कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कैट क्या खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, जैसे कि बर्ड को खाता है कैट, तो उसको क्या कहते हैं, टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। अब टॉप कार्निवोरस में क्या होता है, जैसे कि एनिमल्स, टाइगर्स, लायंस, वर्चर, ये क्या है, आर नॉट किल और इटन बाय अदर एनिमल्स, किसी को ना मारते ना किसी को खाते, ना किसी के द्वारा खाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टॉप कार्निवोरस कहते हैं। फिर उसके बाद में सर्टन बैक्टीरिया विच आर, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि सम फंगी, जो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं किसके लिए, डिकम्पोजिशंस के लिए, और रिसाइकलिंग करते हैं, वापस रिसाइकलिंग करते हैं मटेरियल को, तो उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं, सेप्ट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं और रेड्यूसर्स भी कहते हैं। तो ये याद रखना है कि डिकम्पोजर्स को क्या क्या कहते हैं, सेप्ट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं और रेड्यूसर्स भी कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन कौन से, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से, टर्शियरी कंज्यूमर कौन से, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एक बार डेफिनेशन याद कर लेना है। अब मैं आपको एक ट्रॉपिकल लेवल दी हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ट्रॉपिकल लेवल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 5th लेवल ट्रॉपिकल लेवल पे कौन से, और 4th ट्रॉपिकल लेवल पे कौन कौन से, 3rd ट्रॉपिकल लेवल पे कौन कौन से, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 5th जो ट्रॉपिकल लेवल, इसको हमने क्या कहा था, टॉप कार्निवोर्स कहते हैं 5th ट्रॉपिकल लेवल को, मीन्स किसी एनिमल्स के द्वारा उसे खाए नहीं जाते, जैसे कि एनिमल्स, टाइगर्स, लायंस, ये सब क्या है, टॉप कार्निवोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिनरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। ठीक है, हम अभी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेवल कौन सा है,
ग्रास, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है। सेकंड ट्रॉपिकल लेवल है जो कि है प्राइमरी कंज्यूमर। फिर थर्ड क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। फोर्थ क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर। फिफ्थ क्या है, टॉप कार्निवोरस मीन्स क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो ये आप इसके थ्रू याद रख सकते हो। ग्रास से ग्रास ओपर, फिर फ्रॉग, स्नैक से ईगल, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये टेरिशियल भी है और साथ साथ में एक्वाटिक भी है, ये एक्वाटिक का है। तो ये चेन को एक बार आप याद रख लेना, ठीक है, इससे आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट पे कौन से, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे कौन से, ये आपको एक बार याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फूड चेन से रिलेटेड है। फूड चेन्स किसको कहते हैं, जहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है फूड एनर्जी को एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे इकोसिस्टम के अंदर, जो एक रिपीटेड प्रोसेस रहता है किसका, ईटिंग का, और बीइंग ईटन और खाए जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। जो अभी ट्रॉपिकल लेवल देखे थे, जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये क्या है, ये फूड चेन है, जिसके थ्रू एक एक चीज़ को मतलब एक एक चीज़ पे डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ फूड चेन कौन कौन से, इसमें कि फर्स्ट आता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन जो क्या स्टार्ट करता है, स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, सो क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फिर वो किस में मूव होता है, हार्बीवोरस से कार्निवोरस में कन्वर्ट होता है, जैसे कि ग्रास प्रोड्यूसर है। फिर उसके बाद में हर्बीवोरस से वो कार्बीवोरस में ट्रांसफर होते हैं, ग्रास से ग्रास ऑपर में, ग्रास ऑपर से फ्रॉग में, स्नैक से ईगल। तो ये प्रोसेस है। फिर उसके बाद में डेट्रिटस फूड चेन, इसमें क्या होता है, फूड चेन स्टार्ट होता है किससे, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है और मूव किस में होता है, डिकम्पोज और डेट्रीवोर्सिस की मूव होता है वो, इसमें कि डेड लिव से, अर्थवॉर्म, बेटल्स एंड बर्ड्स। फिर उसके बाद में थर्ड आता है सेकंड है डेट्रिटस फूड चेन। इसमें क्या होता है, जिस फूड चेन स्टार्ट किससे स्टार्ट होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है और मूव किसके मूव होता है, डिकम्पोजर से मूव होता है। मतलब डेड से स्टार्ट होता है और मूव होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, डिकम्पोजर्स में, जैसे कि डेड एनिमल्स, डेड, फिर इसमें डिकम्पोजर कौन सा है, अर्थवॉर्म, फिर बैटल और बर्ड्स, ऐसे ही कन्वर्ट होता है। फिर थर्ड आता है पैरासिटिक फूड चेन। इसमें क्या होता है, फूड चेन जहाँ एनर्जी फ्लो होता है लार्ज ऑर्गेनिज्म से लेकर स्मॉलर पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र होते हैं, फ्लो होता है। इसमें कि लार्ज कौन सा है, ट्री से कौन सा, इंसेक्ट से पैरासाइट्स, तो इसके बाद में हाइपर पैरासाइट्स, ऐसे ये ट्रांसफ़र होते हैं। ये एक बार आप याद रख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर न्यूट्रिशन साइकिल्स क्या होता है, कंटिन्यूस मूवमेंट होता है और रिसाइकलिंग होता है किसका, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन से, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन्स एंड वाटर्स एंड एक्सेट्रा, किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में, एयर, वाटर्स एंड सॉइल। तो टू बेसिक टाइप्स ऑफ साइकिल कौन कौन से, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंटरी साइकिल। तो वाटर साइकिल को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलॉजिक, जहाँ वाटर क्या इज द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, किसके लिए, लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो एवरेज वाटर कॉन्स्टिट्यूट कितना है, 70% ऑफ द बॉडी है, और वाटर कितना कवर करता है, 75% ऑफ द अर्थ सर्फेस को क्या है, ये कवर करता है। फिर उसके बाद में ओशन सिर्फ अकेला कितना कंटेन करता है, 97% कंटेन करता है वाटर अर्थ पे। तो लेस देन 1% क्या वाटर फॉर्म है, किसने, फ्रेश वाटर जो प्रेजेंट है, सिर्फ कितना परसेंट है वो, लेस देन 1% प्रेजेंट है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें कि कम्युनिटी को क्या कहा जाता है, बायोटिक कम्युनिटी भी कहा जाता है। तो बायोटिक कम्युनिटी डिफाइन एज ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन लिविंग इन ए गिवन एरिया। जो फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन क्या है, क्वाइट स्टेबल है, और कम्युनिटी सो क्या कहा जाता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या क्या इंक्लूड करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या इंक्लूड करता है। तो एक बार आप प्राइमरी और सक्सेशन और सेकेंडरी ये आप एक बार याद कर लेना। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसे अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बस एक बार आप डेफिनेशन याद रख लेना,
ताकि आपको जैसे कुछ याद हो जाए, मतलब जनरल नॉलेज के लिए आप इसको एक बार प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे एक बार स्किप करेंगे। डायरेक्टली हम देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, जिसमें कि पूछे जाते हैं कि जितने भी टाइप्स है फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, जैसे कि कॉनिफरस फॉरेस्ट हो गए, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, तो इन सारे टॉपिक से जितने भी टाइप से फॉरेस्ट के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपको ध्यान से देखना है, जिसमें कि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जितने भी टाइप से, फर्स्ट हम देखते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स फाउंड किए जाते हैं, इनकी ट्रीज कौन कौन सी होते हैं, या इस पर पूछे जाते हैं, इनका सीजन पूछा जाता है, और कौन से एरिया में ये फाउंड किए जाते हैं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे कि फर्स्ट कॉनिफरस फॉरेस्ट कहाँ फाउंड किया जाता है, सो फाउंड किया जाता है कोल्ड रीजन में से, कि सिबेरिया, कनाडा एंड हिमालयाज में इसको फाउंड किया जाता है। उसकी ट्रीज कैसे होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं, और सॉइल कैसी होती है, थीन, एसिडिक, लो फर्टाइल और लो इन न्यूट्रिशंस होती है। और इसका क्लाइमेट और जो एनिमल्स है ये आपको एकदम प्रिपेयर करना है, इन जो पे आपको ध्यान रखना है क्लाइमेट और एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि आपके एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जिसमें कि क्लाइमेट कैसा है, लॉन्ग कोल्ड विंटर होता है और शॉर्ट समर होता है, किसमें, कॉनिफरस फॉरेस्ट में। और एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, बियर, ओवल्स, फॉक्स, इस टाइप के आपके पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। अब इसमें भी सेम आपको कॉमन ट्रीज और एनिमल्स आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो पीरियड आपको याद रखना है, जैसे कि स्प्रिंग, समर होता है, ऑटम, विंटर्स ये होते हैं, मतलब 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर्स। फिर ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन कौन से पार्ट में, यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, चाइना एंड जापान। सॉइल कैसी होती है, रिच होती है, फर्टाइल होती है। फिर इसके बाद में मॉडरेट रेनफॉल होता है थ्रू आउट साल में। फिर कॉमन ट्रीज कौन कौन सी पाई जाती है, ऑक, मैपल, बीच वगैरह फाइंड किए जाते हैं। एनिमल्स कौन कौन से, डियर, फॉक्स, रैबिट, स्क्वायरल, ब्लैक बियर, वुडपैकर्स, ये फाउंड किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेम इसको फाउंड इन मॉडरेट क्लाइमेट में इसको फाउंड किया जाता है, विद रेनफॉल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, विद रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। मॉडरेट क्लाइमेट विद रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, साल में क्या है वो। फिर उसके बाद में थर्ड आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेम इसमें भी आपको ना जो इम्पोर्टेंट आपको जो याद रखना है वो है इसके एनिमल्स और इसके ट्रीज आपको याद रखना है। ये 2 चीज़ों को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेम इसमें भी आपको याद रखना है, इसका क्लाइमेट आपको याद रखना है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ रेनफॉल क्या है, ज़्यादा रहता है। फिर इसके एनिमल्स कौन कौन से, ये आपको याद रखना है। फिर ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट में भी इसका क्लाइमेट आपको याद रखना है, वेट एंड ड्राई सीजन रहता है। एनिमल्स कौन कौन से रहते हैं ये आपको याद रखना है। ट्रीज कैसी रहती है, शेड लीव्स इन ड्राई सीजन, तो ये आपको याद रखना है। एक बार रीड कर लेना, इसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फिर उसके बाद में टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में सेम आपको क्लाइमेट याद रखना है। इसका क्लाइमेट कैसा है, कूल टेम्परेचर रहता है, जहाँ की रेनफॉल क्या है, ज़्यादा हाई रहता है। फिर एनिमल्स यहाँ पर कौन कौन से फाउंड किए जाते हैं ये आपको याद रखना है। फिर सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ की माइल्ड टेम्परेचर रहता है। फिर सीजनल रेनफॉल रहता है, ठीक है। और इसके एनिमल्स आपको याद रखने, और लीव्स कैसे होते हैं इसके, ट्रीज आपको याद रखना है, जैसे कि ब्रॉड लीव्स होते हैं, समटाइम मिक्स होते हैं विथ डिसिडियस। फिर इसके एनिमल्स आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विच एनिमल ड्रिंक वाटर, ऐसा कौन सा एनिमल है जो पानी पीता है पीरियडिकली और फिजिकली एडेप्ट टू विथस्टैंड टिश्यू डिहाइड्रेशन फॉर लॉन्ग टाइम। कौन सा एनिमल से, वो एनिमल कैमल है जो डेजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें से एक्वाटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, जिसमें कि न्यूस्टॉन, नेक्टॉन, बेंटोस एंड प्लैंक्टॉन्स, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो एक बार आपको ये याद रख लेना है, एक बार डेफिनेशन याद कर लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। न्यूस्टॉन्स का मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एसोसिएट विद द सरफेस ऑफ फिल्म ऑफ वाटर, और नेक्टोन एक्वेटिक एनिमल्स दैट स्विम स्ट्रांगली एंड आर एबल टू ओवरकम वाटर करेंट। तो इस टाइप का ये डेफिनेशन आपको एक बार याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली डेफिनेशन इसके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्स मीन्स क्या होता है, ऐसा कुछ रिसोर्स है जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको न्यू भी बना सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। मीन्स रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर के नेचुरल रिसोर्सेज है दैट कैन बी replenished नेचुरली ओवर टाइम एंड नॉट एग्जॉस्ट व्हेन यूज वाइज। जैसे कि कौन कौन से हो गए, सोलर एनर्जी, विंड, वाटर एंड फॉरेस्ट, ये आपके हो गए, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बार बार और न्यू हम इसे बना सकते हैं। ठीक है। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मीन्स क्या होता है, जो एक बार ख़त्म हो जाए, ठीक है, जो जल्दी वापस नहीं बनते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको पूछा जाता है कि रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे एमसीक्यूज है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट, सोइल फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड। कौन क्या सोइल क्या फॉर्म करता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड। फिर सेकेंड, मैकेनिकल फोर्सेज एक्टिंग अपॉन द रॉक कोज द फिजिकल वेदरिंग। फिर इसके बाद में सॉइल सिकनेस इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट टू एक्सप्लॉइट द लैंड रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। फिर उसके बाद में लैंड डिग्रेडेशन क्या रेफर करता है, प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। तो ये आपके ना जहाँ जहाँ मैंने आपको ये डैश दिए गए ना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर कॉमन लैंड एलोटेड, जो कॉमन जो लैंड है एलोटेड किया जाता है किसके लिए, कैटल्स ग्रेजिंग के लिए, विलेज में, सो क्या कहते हैं, पेस्टर्स। ठीक है। इसके बाद में डैश शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट, क्या हमें यूज़ करना चाहिए रिक्वायरमेंट और एबिलिटी के अनुसार, इसका नाम है वाटर। ठीक है। तो एक्सेसिव इरिगेशन क्या कॉसेस करता है, कंप्लीटली सेचुरेशन, साथ साथ में वाटर लॉजिंग ऑफ द सॉइल। ठीक है। फिर इसके बाद में इंडिया जो फॉरेस्ट कवर करता है वो कितना परसेंट है, 19.4% कवर करता है। फिर उसके बाद में डैश फायर टेक प्लेस इन डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट। कौन सा फायर टेक प्लेस करता है डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट के अंदर, है मैनमेड फायर्स। सॉरी ये फॉरेस्ट नहीं है, फायर है, मैनमेड फायर। फिर उसके बाद में डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिडक्शन इन द डैश लिबरेटेड बाय द प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन। क्या आएगा इसका आंसर, ऑक्सीजन। फिर हॉटस्पॉट जो एरिया जो एक्सट्रीमली रिच है स्पीसीज में, साथ साथ में हाई एंडिज्म से और अंडर द कॉन्सेंट्रेट, वो कौन सा है, हॉटस्पॉट है। आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में एक टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, जो कि है इंडिया ए मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। तो इसमें मैंने आपको कम से कम टोटल इसी के 4 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, इन 4 पॉइंट्स को आपको याद रखना है, इन 4 पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि इन 4 पॉइंट्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या आपको बताना रहता है कि मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री के बारे में आपको पूछे जाते हैं, इसमें कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिगार्डिंग मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री से क्वेश्चन से आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इसे एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप फाइंड आउट कर लोगे एग्जाम के अंदर कि कौन सा मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री से रिलेटेड है। तो एक बार आप इसे रीड आउट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके इसमें ज़रूर पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ इसको एक बार याद रख लेना। फिर इंडिया हैज़ ए 10 बायोग्राफी, आपको याद रख लेना। फिर नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ ए यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें पूछा गया कौन सा यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, वो कौन सा एस्थेटिक वैल्यू। फिर उसके बाद में नॉन यूज वैल्यू कौन कौन से, ऑप्शनल वैल्यूज़ है, बिगेस्ट वैल्यू है और एक्सिस्टेंस वैल्यूज़ है। ठीक है। फिर उसके बाद में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कन्वेंशनल एनर्जी, ये आपके एग्जाम में पूछे
जाते हैं, जिसमें कि आपको कन्वेंशनल एनर्जी बताना है और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बताना है। तो जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट्स प्रोवाइड किए ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कन्वेंशनल एनर्जी कौन से और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन कौन से, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे एक बार याद कर लेना। इसमें कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में कौन कौन से हैं, बायोमास है, सोलर एनर्जी है, फ्यूल सेल एनर्जी है, जियोथर्मल, कोजनरेशन एनर्जी एंड विंड एनर्जी। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, हाइड्रो पावर्स एंड एटॉमिक एनर्जी। फिर इनवेसिव स्पेसीज विच कॉज स्किन एलर्जी, जो इनवेसिव स्पेसीज जो स्किन एलर्जी करता है वो कौन सी स्किन एलर्जी विच कॉज स्किन एलर्जी, जिसका नाम क्या है, कांग्रेस वीड है। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया कितने, टोटल 18 है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड करता है जेनेटिक इंसुरेशंस, का नाम है सीड बैंक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसके लिए बेनिफिशियल है, एलिफेंट के लिए है। और एक सितु कन्वेंशन साइट कौन कौन से, बॉटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क हैं। और इन सितु कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेटलैंड, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स एंड एलिफेंट्स। और इन सितु कन्वेंशन को क्या कहा जाता है, ऑन साइट कन्वेंशन कहा जाता है। और एक्स का मीन्स क्या होगा, ऑफ साइट कहा जाता है। फिर उसके बाद में वाटर एक्ट का कब स्टार्ट हुआ था, 1974 एंड एबिडेंट इन 1988। सेम इसमें आपको सेस एक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1977 में, ये आपको याद रखना है। फिर एयर मास प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1981 और एबिडेंट इन 1987। तो इसके बाद में विच अमोंग द फ्लोइंग डिसीजेज, जो कि जेनेटिकल इन्फ्लुएंस के कारण होता है वो कौन सा है, मंगोलिज्म। तो मैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन रिजर्वर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर कौन सा है, सेडिमेंट। तो सर्च गेज लास्टली क्या कंसिडर करता है, मिथेन कंसिडर करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग, जो वेस्ट मिनरेशन का मेथड नहीं है वो कौन सा है, लैंड फिलिंग। तो ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी कौन सी इंडिया में, मैंगो की है। तो प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल्स कहाँ सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविंसेस फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड कब का स्टार्ट हुआ था, 1976 में स्टार्ट हुआ था। फिर एविनिस का जो सेंटर कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन। अब इसमें पूछा गया है कौन सा मेथड है किसका, वेस्ट मिनिमाइजेशन का बेस्ट है। इसका मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं मिला है, अगर आप सभी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ताकि बाकी सब लोगों को भी पता चल जाए। मेरे हिसाब से इसका आंसर रिसाइकलिंग हो सकता है, रीयूज़ हो सकता है। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको इसका आंसर पता हो तो, कौन सा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवे सेंटर से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत किसने की गई थी, किसके थ्रू हुई थी, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से रिवर्स के साथ, कुंती। कौन सा रिवर है ये, कुंती। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अब इसमें बताना है कि कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोस्टिक टेक्निक किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसको कंजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, वूपिंग ग्रैंड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवाइन इज फॉर्म ड्यू टू सॉइल इरोजन्स। रेवाइन कैसे फॉर्म होता है, किसके कारण फॉर्म होता है, सॉइल इरोजन्स के कारण ये फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। अब इसमें आपको कॉजेज बताने हैं किसका, डिफोरेस्टेशन के। इसमें कि फर्स्ट है माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉजिंग एंड टिम्बर प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। ये सभी क्वेश्चन है किसके, डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि आपको कॉजेज बताने रहते हैं किसके, डिफोरेस्टेशन के। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको बताना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। तो कौन कौन से बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हैं, जैसे कि फर्स्ट है फूड वेस्ट, एनिमल वेस्ट, पेपर्स एंड प्लास्टिक। तो ये सभी क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, ये आपको
याद रखना है। बायो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, आपको ये सभी याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बायो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फ्लोइंग फैक्ट्रीज जो कौन विच इज़ नॉट, जो कि जितनी भी फैक्ट्रीज है इसमें से कौन सी फैक्ट्रीज नहीं है, किसका पार्ट नहीं है, ताज ट्रेपेजियम जोन्स का पार्ट नहीं, इसमें से कौन सा है, मथुरा शुगर फैक्ट्रीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमास गैसिफाई कन्वर्ट इनटू सॉलिड फ्यूल टू गैसियस फ्यूल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन रिजर्वर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर इज सॉइल एंड सेडिमेंट। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन है जिसमें कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है, तो इसमें से कौन कौन से बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इंक्लूड सीवेंस, फूड वेस्ट, पेपर एंड एग्रीकल्चर रिसाइड्यूज। फिर टोटल सॉल्ट कंटेन करता है फेस वाटर कितना, बिलो 0.5%। फिर इसमें से आपको बताना है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कौन कौन से, तो ये जितने भी ये आपके क्या है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस किसके, फॉरेस्ट के, तो ये जितने भी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है कि आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको दिए ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग बायोजियोग्राफिक जोन कवर लार्जेस्ट एरिया इन द एरिया, तो इसमें बताना है कि कौन सा जो बायोग्राफिक जोन कवर करता है लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया के अंदर, जिसका नाम है डेक्कन पेनिनसुला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशंस, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, तो उसका नाम है एग्रीकल्चर रन ऑफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज सॉलिडिटी ऑफ सी वाटर कितना है, 3.5% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉज स्किन कैंसर्स, किसके कारण स्किन कैंसर होता है, इसका नाम है यूवी रेडिएशन के कारण क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हैजरस वेस्ट, इसमें बताना है कि कौन सा मेथड नहीं है, इसका नाम है डंपिंग एट सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेथड है, इंसिनेरेशन। फिर नेक्स्ट, एनबीएफ सेटअप किसके अंडर है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2012। तो ये तो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे BEV81 के, कम से कम टोटल कुछ 30 या 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक से पूछे गए हैं एग्ज़ाम में पिछले 10 साल के पेपर में। अगर आपने इतने क्वेश्चंस को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आप इजीली 50 में से 40 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते। तो जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए इन्हें आपको अच्छे से करके जाना है, एक एक आपको अच्छे से डेफिनेशंस को याद करना है। अगर आपको डाउट इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर आपकी क्वारी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन भी पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसी से रिलेटेड चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।